दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज का जो ये दोस्तों हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो क्लास में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके संबंध में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि किसके लिए उपयोगी है, किन किन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इकाई जो आपकी पहली है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक तो ये हो गया। दूसरा पीजीटी हिंदी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पीजीटी हिंदी के लिए, पीजीटी हिंदी हिमाचल प्रदेश के लिए हो गया दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है, कुछ एक परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी आपको ये सिमिलर ही मिलेगा तीनों का जो सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद आप यूजीसी नेट का भी पहला जो आपकी यूनिट है, ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो यूजीसी के लिए, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए भी ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये उनका ही सिलेबस है। आप प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ये जो यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे इस यूनिट से 75 या 80 प्लस प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो आपको इनमें से देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहले यहाँ पे दोस्तों कुछ एक प्रश्न जो है फैक्चुअल रखे गए, यानी कि तथ्य वर्ग यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पे रखे जाएंगे इसके अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, किस तरह से आपको यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही दोस्तों जब एचपी सेट का एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है, तो एचपी सेट का जो सिलेबस है दोस्तों वो भी नेट के सिलेबस की ही तरह है। पूरा मैं कहूँगा कि वो नेट का सिलेबस ही एज इट इज रखा उन्होंने। ठीक है, तो एचपी सेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, एचपी सेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। हिंदी से आप समझ सकते हैं कि हिंदी का कोई भी एग्जाम अगर आपका है, टीजीटी हिंदी आप हो सकता है, आपका एलटी ग्रेड का हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित एक अलग से यूनिट लगी होती है। वो पहली यूनिट हो सकती है, दूसरी यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं 10 के बाद आपके सिलेबस को पढ़ाने की पूरी तैयारियां में हूँ और तैयारियां मैं कर रहा था। ठीक है, तो वो आपको सब कुछ देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रही। और ये जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है दोस्तों, यहाँ पे इन प्रश्नों को देखिए, मौलिक ये प्रश्न है पूरी तरह से। ठीक है, और इनका स्तर भी देखिए आपके किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं यहाँ पे आप मुझे बताते रहेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। ठीक है, बाकी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने कहा है कि आपका 28 को पेपर है, तब तक के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और एचपी पीजीटी के लिए तो आप मान के चलिए कि उनको बोर्ड पे एक तरह से करवाया जाएगा। यूजीसी नेट के लिए भी आपको यहाँ पे तैयारियां करवाई जा रही हैं साथ साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, बाकी छोड़ते हैं अब। प्रश्न पहला है दोस्तों आपका कि शिलालेखी प्राकृत के नाम से किस भाषा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इन पे मैंने पहले भी जब मैंने इस चैनल बनाया था, और सबसे पहले मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ही आपको पढ़ाया था, और वहाँ पे वीडियो लेक्चर भी आपको बोर्ड पे मेरे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित एक चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस क्लासेस मिल जाएंगी, और वहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न ठीक होने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए प्रश्न देखिए, शिलालेखी प्राकृत के नाम से किस भाषा को जाना जाता है दोस्तों। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यहाँ पे 3 विकल्प थे। तो शिलालेखी प्राकृत के नाम से दोस्तों पाली भाषा को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। अगला देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में। रामायण और महाभारत महाकाव्यों की रचना किस संस्कृत में हुई है, या ठीक है, तो किस संस्कृत में हुई है रामायण और महाभारत की रचना। ठीक है, आपको पता कि जो संस्कृत है, इस संस्कृत के भी 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो कौन से संस्कृत के कौन से रूप में हुई है रामायण और महाभारत महाकाव्यों की रचना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आगे, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये हुई है लौकिक संस्कृत में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, तत्कालीन समय में अपभ्रंश के मुख्यतः कितने रूप प्रचलित थे। ठीक है, तत्कालीन जो समय था, उस समय जो अपभ्रंश भाषा प्रचलन में थी, ये भी आप मान के चलिए, तो उस समय अपभ्रंश के कितने क्षेत्रीय रूप हमें देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि तत्कालीन समय में अपभ्रंश के कितने क्षेत्रीय रूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। 5, 6, 7 या 8, तो दोस्तों 7 रूप हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वीडियो जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से अपभ्रंश के रूप थे वो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वैदिक संस्कृत में कितने वचन थे।
कौन से संस्कृत की बात की जा रही है दोस्तों? वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत का जो साहित्य दोस्तों वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, 4 वेद हमें देखने को मिल जाएंगे, आरण्य ग्रंथ हमें देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। पुराणों की रचना जो है दोस्तों वो वैदिक संस्कृत में हुई है। रामायण और महाभारत की रचना जो दोस्तों वो लौकिक संस्कृत में हुई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है दोस्तों, ठीक है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है वो, ठीक है, व्याकरणाचार्य हुए पाणिनि, ठीक है, तो वो भी हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिलती है। तो आपको इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं संस्कृत से, तो आपको ध्यान देना है इसके संबंध में। तो कितने थे दोस्तों? 2, 3, 4 या 5? तो 3 ही थे दोस्तों, ठीक है, 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं ये आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में हिंदी में कितने वचन हैं, ठीक है। अगला देखिए, वेद पुराण आरण्यक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? मैंने आपसे पहले ही कह दिया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो किस में हुई है दोस्तों? वैदिक संस्कृत में हुई है। अगला देखिए, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से होता है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, मागधी अपभ्रंश से हुआ, सौरसैनी या पैसाची अपभ्रंश से हुआ। तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ था दोस्तों। अगला देखिए, राजस्थानी हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, किस अपभ्रंश से हुआ है राजस्थानी हिंदी का विकास? मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या वाचड़ अपभ्रंश? तो दोस्तों सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। दोस्तों यहाँ पे सौरसैनी अपभ्रंश की जो आप मान के चलिए वो भाषाएं थी, ठीक है, पहली आपकी पश्चिमी हिंदी हो गई, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के बाद दोस्तों आप राजस्थानी हिंदी होगी आपकी, और उसके बाद तीसरी आपकी गुजराती हिंदी होगी। तो मान के चलिए जो पश्चिमी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी से दोस्तों 5 जो बोलियां हैं वो निकलती हैं। इनमें से खड़ी बोली आपकी ब्रज भाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है, ठीक है, और इसके बाद एक और बोली रह जाती है दोस्तों, ठीक है, खड़ी बोली होगी आपकी ब्रज हो गई, ठीक है, हरियाणवी होगी और कोरबी होगी, ठीक है, हरियाणवी और कोरबी एक ही होगी बात, और बुंदेली होगी हमारी, ठीक है। तो 5 बोलियाँ निकलती हैं, ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश से। और उसके बाद दूसरी राजस्थानी निकली जो सौरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है, तो उससे 4 बोलियाँ निकलती हैं दोस्तों, ठीक है, 4 बोलियाँ, मारवाड़ी होगी आपकी, मालवी होगी आपकी, ठीक है, मेवाती होगी और जयपुरी होगी, जिसको ढूंढानी भी कहते हैं। और गुजराती अपभ्रंश भी सौरसैनी अपभ्रंश से ही निकली है, परंतु गुजराती अपभ्रंश की कोई बोली नहीं है आगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जो वर्गीकरण है भाषाओं का भाषाओं से संबंधित, ये सब कुछ आपको मैंने पहले करवाया हुआ है, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है? ठीक है, अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है? इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मागधी अपभ्रंश, खश अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश या अर्धमागधी अपभ्रंश? तो किससे होता है दोस्तों? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अर्धमागधी अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे पूर्वी हिंदी होता तो भी आपका प्रश्न सही हो जाता। अगला देखिए, असमिया और उड़िया का विकास जो वो किस अपभ्रंश से होता है? ठीक है, असमिया और उड़िया। अब आपकी विकल्प है दोस्तों मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश। तो आपका विकल्प यहाँ पे पहला सही हो जाता मागधी अपभ्रंश। दोस्तों मागधी अपभ्रंश से असमिया, ठीक है, असमिया हो गया आपका, उड़िया हो गया आपका दोस्तों, ठीक है, बिहारी हिंदी होगी दोस्तों आपकी, ठीक है, और बंगला हो गई। ये जो निकलती हैं ये मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं या बोलियां आप मान के चलिए कि हैं ये, ठीक है। अगला देखिए, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। मगही, भोजपुरी, मागधी या मैथिली? तो दोस्तों मागधी नहीं है, क्योंकि मागधी तो अपभ्रंश का रूप था और जिससे बिहारी हिंदी का विकास होता है। तो बिहारी हिंदी की मगही, भोजपुरी और मैथिली 3 ये बोलियां हैं। आदिकाल में ये साहित्यिक भाषा भी रह चुकी है मैथिली दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज होते, क्योंकि ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप किसी भी परीक्षा की जो हिंदी से संबंधित आपकी पीजीटी की हो सकती है, टीजीटी की हो सकती है, यूजीसी नेट की हो सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो सकती है, एलटी ग्रेड की हो सकती है, ठीक है। तो उन परीक्षाओं में आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे, मुझे इतनी गारंटी है, ठीक है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या अवधी? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी खड़ी बोली करके आते, परंतु खड़ी बोली नहीं है, भोजपुरी है इसका सही विकल्प, ठीक है, कि हिंदी प्रदेशों की बात की जा रही है,
ठीक है, आपको पता है कि हिंदी प्रदेश कौन कौन से हैं। जब संविधान का निर्माण होता है तो ठीक है, जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं भारत के, तो उनमें से उनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, क, ख और ग, इस तरह की श्रेणियां बनती हैं। ठीक है, क जो श्रेणी है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हिंदी भाषी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है आपका, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, राजस्थान है। इस तरह के जो ये राज्य थे वहाँ पे सिर्फ हिंदी में ही व्यवहार किया जाएगा, तो श्रेणी में रखा जाता है। उस तरह से ख श्रेणी है दोस्तों, ख श्रेणी में आपका वहाँ की जो रीजनल भाषा होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी, क्षेत्रीय भाषा जिसको कहेंगे, और साथ में हिंदी का व्यवहार भी होता है, जैसे वहाँ पे पंजाबी होगी, इस तरह के तो थे आपके। ठीक है, ग में सिर्फ ये कि वहाँ पे अंग्रेजी ही चलेगी, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज चलेगी, इस तरह के था वहाँ पे, इस तरह की श्रेणियाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ हिंदी प्रदेशों की बात की जा रही है, ना कि संपूर्ण भारत की यहाँ पे बात की जा रही है। कोई भी प्रश्न ठीक करने से पहले या किसी भी प्रश्न का विकल्प चुनने से पहले प्रश्नों को बहुत बार पढ़ना होता है। आपको प्रश्न समझ आना चाहिए, उसके बाद आपको विकल्प सही चुनना होता है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। यहाँ पे हिंदी प्रदेशों की बात की जा रही है, तो हिंदी प्रदेश कितनी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उन हिंदी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो बोली है वो कौन सी बोली जाती है, तो दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है, ना कि खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी प्रदेशों में। ठीक है, अगला देखिए, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी का विकास जो वो अपभ्रंश के कौन से रूप से होता है, ये आपको बताना है। आपके विकल्प थे खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, वराचड़ अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश। तो दोस्तों विकल्प आपका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। जॉर्ज ग्रेडसन ने खस अपभ्रंश से माना, और बहुत पहले तक इसको खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी को, जो वो पहाड़ी हिंदी का विकास है वो खस अपभ्रंश से ही माना जाता रहा है। ठीक है, खस अपभ्रंश से। जॉर्ज ग्रेडसन जो थे वो दोस्तों हमारे भाषा विज्ञानी हुए हैं। ठीक है, हिंदी के पहले भाषा विज्ञानी थे वो, जिन्होंने भारत की जितनी भी भाषाएं बोली हैं उनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उस पुस्तक में उन्होंने इस संबंध में सारा कुछ बताया था, खस अपभ्रंश के संबंध में ये सारे कुछ बातें उन्होंने कही थी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी इससे विकसित होती है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको विस्तृत किया था कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी कितनी बोलियां आती हैं। पश्चिमी पहाड़ी हो गई आपकी, मध्यवर्ती या पूर्वी पहाड़ी हो गई आपकी, ठीक है, केंद्रीय पहाड़ी होगी आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखी थी, और उन्होंने भी बताया था कि पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। जैसे पश्चिमी पहाड़ी जो वो हिमाचल प्रदेश की, कुछ एक जम्मू कश्मीर की, जितनी भी सारी बोलियां या भाषाएं आती हैं तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। तो उन्होंने कहा था कि पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत भी 62 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, ये जॉर्ज ग्रेडसन का कहना था। परंतु पहाड़ी हिंदी जो है दोस्तों, ठीक है, इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से कौन मानते हैं दोस्तों, आपके भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र। और वर्तमान में कहीं हद तक या किसी हद तक ये सर्वस्वीकृत भी है कि पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो सौर सैनी अपभ्रंश में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र की आप पुस्तक उठा के देखिए, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र वैसे तो हम कहेंगे कि उस पुस्तक के संपादक ही हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित जो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें जो वो आर्टिकल या जो चैप्टर है, वो जो पार्ट है, उसका संपादन या उसके जो लेखक हैं वो भोलानाथ तिवारी ही। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, कि सौर सैनी अपभ्रंश से ये जो विचार था, ये विचार था भोलानाथ तिवारी का। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र तो इस पुस्तक के संपादक थे। ठीक है, उनको तो किसी हद तक ये बात माननी ही पड़ती। ठीक है, परंतु यहाँ पे उन्होंने संपादन किया है तो उन्होंने भी इस बात को माना है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से हम किसके अनुसार मान सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र और भोलानाथ तिवारी के अनुसार मान सकते हैं। ठीक है, खस अपभ्रंश से भी मानते जॉर्ज ग्रेडसन, और ऐसे बहुत सारे भाषा विज्ञानी हुए जिन्होंने खस अपभ्रंश से माना है। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह के और भी प्रश्न बने हैं जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको। सिंधु शब्द का हिंदू किन लोगों ने बनाया। ठीक है, हिंदू शब्द देखिए दोस्तों, हमें कहीं भी हमारे जितने भी माइथोलॉजिकल ग्रंथ हैं, ठीक है, जितने भी हमें धर्म, अपने धर्म ग्रंथ देखने को मिल जाते हैं, उनमें कहीं भी हिंदू शब्द देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, हिंदू जो शब्द है ये कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है, हमें सिर्फ सिंधु शब्द मिलता है, और सिंधु नदी का नाम था। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी विशेषता थी इसकी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी थी, और वो कहानी मैं आपको बता आया हूँ अपनी पहली वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप वहाँ वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आ सकते हैं कि सर आप एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही यहाँ पे करवाइए। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंधु का हिंदू बनाया था लोगों। ठीक है, किन लोगों ने बनाया था, ईरानी लोगों ने दोस्तों, यानी कि फारस के लोग भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, भाषा की विशेषता यहाँ इनमें से कौन सी नहीं है, परिवर्तनशील,
ठीक है। अपरिवर्तनशील, संप्रेषण का माध्यम, भावों का आदान प्रदान। तो दोस्तों जो भाषा है वो परिवर्तनशील होती, ना कि अपरिवर्तनशील। मान लीजिए अब हम कहते हैं दोस्तों कि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, ठीक है, हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। तो वो मान के चलिए कि संस्कृत से हिंदी का विकास किस तरह से होता है। वो एक जो संस्कृत थी दोस्तों वो स्थिर नहीं रही है, ठीक है, वो स्थिर नहीं रही, बदलती बदलती उसका सब रूप बदला, पाली बन गई, प्राकृत बन गई, अपभ्रंश बन गई, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप अबहट बन गया, ठीक है। उस अबहट के भी अनेकों रूप बन गए, जिनमें से आज जो हम खड़ी बोली हिंदी जिसका व्यवहार हम करते हैं, ठीक है, जो राजभाषा है हमारी, ठीक है। तो वो खड़ी बोली कहाँ से कहाँ तक ऐसा प्रश्न ने तय किया। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ना कि अपरिवर्तनशील। संप्रेषण का माध्यम तो होता ही है, ठीक है, मेरे जो मन में भाव विचार चल रहे हैं वो भाषा के माध्यम से ही आप तक पहुंचाऊंगा, संप्रेषित करूंगा, ठीक है। और ये दोनों, तीसरा और चौथा विकल्प तो सामने ही रखते हैं, भावों का आदान प्रदान तो होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान देना। अगला देखिए, हिंदी शब्द जो किस भाषा का है, ठीक है, हिंदी जो ये शब्द है किस भाषा का है, अरबी, फारसी, रोमन या हिंदी का। तो दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, सिंधु से हिंदू बन गया, ठीक है, तो ये फारसी भाषा। अगला देखिए, खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से हुआ है दोस्तों, मागधी, सौरसैनी, खस या ब्राचर। तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया। अपभ्रंश का शब्द, ठीक है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाभारत में देखने को मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है, विद्यापति की रचनाओं में मिलता है। तो दोस्तों हमें पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में रचित है। तो दोस्तों पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी जो भाषा है वो पाली से अधिक साम्य रखती। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये किसी परीक्षा में पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या बघेली। तो दोस्तों जो आपकी अवधी भाषा है ये जो है दोस्तों ये पाली भाषा से बहुत साम्य रखती है, ठीक है, समानता रखती है, मान के चलिए। अगला देखिए, कौन सी भाषा सीधे संस्कृत से विकसित मानी जाती है। तो दोस्तों प्राकृत भाषा जो है कई विद्वानों के अनुसार सीधे संस्कृत से विकसित मानी जाती है। बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की भाषा पाली मानी जाती है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको विकल्प बता रहा हूँ। अगला देखिए, जैन धर्म की भाषा मानी जाती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अपहट। तो जैन धर्म की जो भाषा है दोस्तों वो आपकी अपभ्रंश मानी जाती है। अगला देखिए, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप क्या कहलाता है, सौरसैनी, अपहट, पश्चिमी हिंदी या मागधी। तो दोस्तों अपहट कहा जाता है सौरसैनी, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी का जन्म किस भाषा से होता है। तो आधुनिक हिंदी का जन्म दोस्तों अपभ्रंश, अपहट से होता है, ठीक है। अगला देखिए, अपभ्रंश का समय माना जाता है। दोस्तों अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, डिंगल भाषा किसके योग से बनती है, अपभ्रंश प्लस ब्रज, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश जमा अवधि और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डिंगल जो है वो आपकी अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनती है, ठीक है। ये थोड़ी कर्कश सी भाषा होती है, ठीक है, इसमें से कठोर जो वर्ण होते हैं इस भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अगला देखिए, पिंगल भाषा किसके योग से बनती है, अपभ्रंश अवधि, अपभ्रंश व्रज, ठीक है, अपभ्रंश मागधी और इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश और व्रज के योग से जो भाषा बनती है वो आपकी पिंगल होगी, जो कि मधुर भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला देखिए, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बिहारी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी, खस या ब्राचड़। तो दोस्तों मागधी अपभ्रंश से होता है बिहारी हिंदी का विकास। अगला देखिए, कुमाऊनी बोली पहाड़ी हिंदी के किस रूप से विकसित है, ठीक है, कुमाऊनी बोली। तो दोस्तों आपके विकल्प थे पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, केंद्रीय मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही जाता है, केंद्रीय मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है। इनमें से दोस्तों केंद्रीय मध्यवर्ती जो पहाड़ी है इनमें से दोस्तों जो उत्तराखंड की दो बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। कौन सी बोलियां, कुमाऊनी और गढ़वाली का विकास होता है पहाड़ी के केंद्रीय मध्यवर्ती पहाड़ी के रूप से, ठीक है। जो पूर्वी पहाड़ी है इससे विकास होता है नेपाली का, और पश्चिमी पहाड़ी जो है दोस्तों मैंने आपको कह दिया कि जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक के अनुसार कहा मैंने, और वर्तमान में स्वीकृत भी है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जितनी सारी बोलियां यहाँ पे होंगी
ठीक है। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश की बोलियों के अलावा कुछ एक जम्मू कश्मीर की जो बोलियां हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। तो 62 बोलियां हैं ये सब, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी बोलियां हैं, जिनमें से कुछ एक गिनाई जाती हैं, ठीक है, तो कुछ एक नहीं गिनाई जाती। उनमें से मंडियाली सबसे पहले आ जाता है, कांगड़ी आ जाता है, सिरमौरी आ जाएगा आपका, ठीक है। और भी बहुत सारी बोलियां हैं, आपकी चंबियाड़ी आ जाएगा, चंबियाड़ी के अंतर्गत भी बहुत सारी बोलियां आपको आ जाएंगी, गदियाड़ी आ जाएगी, चुराही आ जाएगी, आपकी भटियाली आ जाएगी। इस तरह की बहुत सारी बोलियां हैं, पंगवाली है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की और भी कितनी सारी बोलियां, कुल्बी है, ठीक है। तो ये सारी बोलियां, तो 62 बोलियां हैं ये संपूर्ण, ठीक है। ये कौन से पहाड़ी के कौन से रूप से विकसित हैं? पश्चिमी पहाड़ी से विकसित है। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के अभी पीजीटी के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। वैसे तो हिंदी के विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, न के स्थान पर ण वर्ण का प्रयोग किस भाषा की व्याकरणिक विशेषता है? ठीक है, प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी हिंदी या अवधी भाषा? तो आपका विकल्प तीसरा सही है, राजस्थानी हिंदी में दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे प्रश्न अलग अलग तरह से विद्यार्थी बनाते हैं। 4 उपभाषाएं और 16 बोलियां, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, 6 उपभाषाएं और 18 बोलियां, ठीक है, 7 उपभाषाएं और 19 बोलियां। तो दोस्तों विकल्प आपका दूसरा सही है, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हिंदी की हैं, जो हिंदी के अंतर्गत गिनी जाती हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली है, या मंडियाली है? दोस्तों ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा, पूर्वी पहाड़ी नेपाली, ठीक है। इसको हिंदी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। 17 जो बोलियां हैं उनका मैंने वर्गीकरण किया था, कौन सी आपकी 5 उपभाषाएं और कौन सी 17 बोलियां हैं। वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे ये सब कुछ एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर दिया गया है। मंडियाली क्यों आएगी दोस्तों? यहाँ पे मंडियाली जो बोली है दोस्तों, ये भारत में ही एक तो व्यवहृत होती है, और किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है और हिमाचल प्रदेश में ये व्यवहृत होती है, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध ये बोली है, ठीक है। तो ये हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि पूर्वी पहाड़ी जो नेपाल में बोली जाती है, ठीक है, ये नहीं आती है। और जब आप नेपाली को देखेंगे, हाँ साम्य रखती है ये हिंदी से, ऐसा नहीं है कि जो पूर्वी पहाड़ी नेपाली है ये हिंदी से साम्य नहीं रखती है, साम्य रखती है हिंदी से, परंतु जितनी मंडियाली रखती है उतनी ये जो है वो पूर्वी पहाड़ी नेपाली नहीं रखती। तो इसको हिंदी के अंतर्गत बहुत सारे विद्वान नहीं मानते हैं। कई जो विद्वान हैं दोस्तों वो इसको मान लेते हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आपको देखने को मिल जाएंगी कहीं कहीं, तो उसको 18 जो बोलियां होती है वहाँ पे आपको पूर्वी पहाड़ी नेपाली को इंक्लूड कर लिया जाता है, परंतु इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान दीजिए, पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली को इंक्लूड नहीं किया जाता है हिंदी की बोलियों में, ठीक है। आपको इसका विशेष ध्यान देना है। पश्चिमी पहाड़ी को किया जाता है और मध्यवर्ती केंद्रीय पहाड़ी को किया जाता है। और पश्चिमी पहाड़ी की हिमाचल प्रदेश की सारी बोलियां निकलती है और मध्यवर्ती केंद्रीय पहाड़ी से कौन सी बोली निकलती है? उत्तराखंड की, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की बोलियां पहाड़ी हिंदी के कौन से रूप से विकसित हैं? या पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं इस विषय पे, तो ठीक है। केंद्रीय पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या दक्षिणी पहाड़ी? तो पश्चिमी पहाड़ी से। अगला देखिए, व्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ब्रज भाषा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, क्योंकि ब्रज जो है वो बेसिकली ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, ये मध्यकाल की साहित्यिक भाषाएं रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो वो अलग से बनने की पूरी संभावना रहेगी और आपके सिलेबस में भी ये अलग से दी हुई हैं, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है, व्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों खेल का क्षेत्र होता है, राष्ट्र का क्षेत्र होता है, गौओं का चारागाह होता है। तो ब्रज का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, गौओं का चारागाह होता है, जहाँ पे गौएं चरती हैं, यानी कि। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, भाषा विज्ञानी जॉर्ज ग्रिशन के अनुसार पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पहले ऊपर बताया मैं 61, 62, 63 या 64, तो 62 बोलियां निकलती हैं, ठीक है, ये आती है इसके अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है इनमें से, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? बघेली नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोलियां, ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला देखिए, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है अवधी, गुजराती, बघेली या छत्तीसगढ़ी? तो कौन सी नहीं है? गुजराती, क्योंकि ये किसकी है? सौरसैनी अभ्रंश से विकसित है, स्वतंत्र रूप से ये बोली है एक अलग से, ठीक है। अगला देखिए, सौरसैनी अभ्रंश से विकसित बोली नहीं है, ठीक है, सौरसैनी अभ्रंश से विकसित बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? सिंधी नहीं है। अगला देखिए, ड़ वर्ण के स्थान पर र वर्ण का प्रयोग किस भाषा की विशेषता है? ठीक है, ड़ वर्ण के स्थान पर र वर्ण की जो ये विशेषता है ये ब्रज भाषा की है,
ठीक है। अगला देखिए, तृतीय प्राकृत के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? बहुत आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसको जाना जाता है? अपभ्रंश को। पहली प्राकृत के पाली, और दूसरी प्राकृत के नाम से दोस्तों प्राकृत, जो स्वयं प्राकृत है उसको जाना जाता है, तीसरी से अपभ्रंश को। अगला देखिए, जनभाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? दोस्तों प्राकृत को जनभाषा के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, पूर्वी हिंदी के नाम से अपभ्रंश के किस रूप को जाना जाता है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी के नाम से अर्धमागधी अपभ्रंश को जाना जाता है। इसमें यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी अपभ्रंश ये एक ही नाम है। अगला देखिए, हरियाणवी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हरियाणवी बोली का विकास दोस्तों कहाँ से होता है? सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह की और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। वर्तमान में हिंदी को किस अर्थ में नहीं समझा जाता है? ठीक है, वर्तमान में जो हिंदी है, ठीक है, इसको किस अर्थ में नहीं समझा जाता है? विस्तृत अर्थ में, भाषा विज्ञान के अर्थ में, संकुचित अर्थ में या व्याकरणिक अर्थ में? तो दोस्तों व्याकरणिक अर्थ में नहीं समझा जाता है। विस्तृत अर्थ में दोस्तों हिंदी की जो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां उसको हिंदी कहा जाता है। और भाषा विज्ञान के अर्थ में, भाषा विज्ञान जो है दोस्तों, वो भाषा विज्ञान सिर्फ 2 ही यहाँ पे भाषाओं को मानता है। ठीक है, उसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, ठीक है, कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को मानता है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां मानता है। तो हिंदी जो है दोस्तों भाषा विज्ञान के अनुसार 8 बोलियां हैं हिंदी में सिर्फ, यानी कि जो हिंदी है वो 8 बोलियों का समूह है भाषा विज्ञान के अनुसार। और संकुचित अर्थ में दोस्तों, तो संकुचित अर्थ में हम जो वर्तमान में खड़ी बोली जिसका व्यवहार करते जो राजभाषा है, ठीक है, संकुचित अर्थ में सिर्फ वो खड़ी बोली हिंदी ही हिंदी रह जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। मालवी, मारवाड़ी, सिंधी या ढूंढानी। यहाँ पे ढूंढानी भी कई जगह आपको मिलता है, कई जगह ढूंढानी मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंधी हो जाएगा आपका। ठीक है, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढानी। ठीक है, ये जो बोलियाँ हैं ये राजस्थानी की हैं। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों दिल्ली, मथुरा, आगरा या मेरठ। तो दोस्तों मथुरा नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, रोहतक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो रोहतक में कौन सी बोली जाती है आपसे पूछा गया। अवधी, बघेली, हरियाणवी या बुंदेली। तो दोस्तों हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, रोहतक आपको पता कि बेसिकली हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ पे हरियाणवी ही व्यवहृत हो गया। अगला देखिए, किस बोली में सिर्फ लोक साहित्य ही मिलता है? अवधी, खड़ी बोली या ब्रज, और उसके बाद अंतिम है हमारा बघेली। तो दोस्तों बघेली में हमें सिर्फ लोक साहित्य मिलता है। यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ तो अवधी हमारी मध्यकाल की यानी कि भक्ति काल की साहित्यिक भाषा रही है। ठीक है, संपूर्ण सूफी काव्य, ठीक है, उसके साथ दोस्तों हमें राम भक्ति काव्य धारा भी जो थी उसमें उन्होंने भी इसमें अवधी का प्रयोग किया। ठीक है, खड़ी बोली तो वर्तमान में चल ही रही है। ठीक है, खड़ी बोली का व्यवहार वैसे तो हमें आदिकाल से अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिल जाता है, परंतु जो उसका सही मायने में अगर बात की जाए तो खड़ी बोली जो साहित्यिक भाषा बनी वो आधुनिक काल में ही बनी। ठीक है, उसके बाद ब्रज, तो ब्रज भाषा भी मध्यकाल यानी कि भक्ति काल में साहित्यिक भाषा रही है। तो इनमें से लोक साहित्य भी है, ऐसा नहीं है कि इनमें लोक साहित्य नहीं है, इनमें लोक साहित्य भी है, परंतु ये साहित्यिक भाषा भी है, श्रेष्ठ साहित्य की भाषा भी है ये। ठीक है, सिर्फ जो लोक साहित्य है वो हमें बघेली में मिलता है, इसमें श्रेष्ठ साहित्य नहीं मिलता। अगला देखिए, अंतर्वेदी किस बोली की उपभाषा है? सॉरी, अंतर्वेदी जो वो किस बोली की बोली है? ठीक है, किस बोली की जो वो बोली है? तो अवधी, हरियाणवी, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों ये ब्रज भाषा की है। ठीक है, अगला देखिए, बंगला। ठीक है, बंगला भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित है। बंगला हो गया आपका उड़िया, असमिया और बिहारी, ये कौन से अपभ्रंश से विकसित थी? मागधी अपभ्रंश से विकसित थी। ठीक है, अगला देखिए, अवधी भाषा बोली को वैश्यवाड़ी किसने कहा? ये 2 विकल्प आपके नीचे और 2 विकल्प आपके ऊपर। तो जॉर्ज ग्रेशन ने कहा था दोस्तों अवधी भाषा अब या बोली को वैश्यवाड़ी। ठीक है, अगला देखिए, ब्रज भाषा का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? ठीक है, भक्ति काल को, आदिकाल को, रीतिकाल को या कृष्ण भक्ति काव्य को। ठीक है, तो दोस्तों रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाएगा या स्वर्ण काल कहा जाएगा, क्योंकि प्रचुर मात्रा में जो रीतिकाल था यहाँ पे हमें कौन सी भाषा देखने को मिलती है साहित्यिक भाषा के रूप में? वो ब्रज भाषा मिलती है। भक्ति काल में देखेंगे आप, भक्ति काल में एक तो ब्रज भाषा की वहाँ पे शुरुआत होती है। ठीक है, उससे पहले हमें आदिकाल में तो ब्रज भाषा देखने को नहीं मिलती है। और किसी भी भाषा का जब आरंभ होता है तो वो एकदम से उसका स्वर्ण काल तो कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, किसी भी भाषा का जब आरंभ होगा तो उसमें गलतियाँ होंगी, वो सुधारेंगे, विद्वान आएंगे। ठीक है, उसकी व्याकरणिक गलतियाँ जो उसको सुधारेंगे, विद्वान जो आएंगे, तो
वो सारी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी, उसके कुछ समय के पश्चात वो सही भाषा जो वो परिमार्जित होगी। ठीक है, तो रीतिकाल को कहेंगे। और रीतिकाल की एक बड़ी विशेषता ये भी थी कि रीतिकाल की जो संपूर्ण रीतिकाल था वहाँ पे ब्रजभाषा ही व्यवहृत होती थी, अब ब्रजभाषा में ही साहित्यिक रचनाएं हो रही थी। परंतु हम भक्ति काल में देखेंगे तो कहीं पे अवधी भाषा में हो रही है रचना, कहीं पे ब्रजभाषा में हो रही है। ठीक है, तो ये हमें विरोधाभास रीतिकाल में देखने को नहीं मिलता है, और रीतिकाल जो वो ब्रजभाषा का स्वर्ण युग था। चलिए अगला देखिए दोस्तों, खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, किस युग को कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। तो दोस्तों मैंने ऊपर भी ब्रजभाषा के संबंध में कहा, खड़ी बोली जो है वो कहाँ हमें देखने को कब मिलती है, तो भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लग पड़ी थी, बेसिकली गद्य में होने लगी। ठीक है, परंतु जो साहित्यिक रचनाएं भी यानी कि काव्य में भी रचनाएं हो रही थी। दो रचनाएं जो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी की। ठीक है, दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, तो ये काव्य रचनाएं हैं बेसिकली, तो ये जो खड़ी बोली में रचित हैं। ठीक है, परंतु खड़ी बोली अभी अंकुरित मात्र ही थी। ठीक है, उसका अंकुरण हो रहा था, वो पौधा नहीं बना था। ठीक है, द्विवेदी युग में थोड़ा विकसित हुआ। ठीक है, अपनी शासनावस्था में आ गया वो। परंतु जब छायावादी युग आता है, ठीक है, तो छायावादी युग में वो वयस्क हो जाता है। ठीक है, अपने यौवन को प्राप्त कर लेता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, खड़ी बोली अपने यौवन को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो स्वर्ण युग है दोस्तों, वो छायावादी युग को कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था, ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। ये फैक्ट होते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं हमें याद करने चाहिए, हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कभी भी प्रश्न बन सकता है, और आपका एक आध प्रश्न से कमीशन रह जाएगा दोस्तों, नौकरी लगने से रह जाएंगे आप, आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होने से रह जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अवधी भाषा का प्रारंभिक रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है, सारनाथ की शिलालेख में मिलता है, पेपर हवा के शिलालेख में मिलता है, या संदेश राशक में मिलता है, या अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। तो दोस्तों पेपर हवा के शिलालेख में हमें अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, संदेश राशक में भी जो वो कुछ एक जो अवधी भाषा के जो अंकुर मात्र थे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला देखिए, मराठी और कोंकणी जो भाषाएं हैं अपभ्रंश के कौन से रूप से विकसित हैं। पैसाची अपभ्रंश है आपका यहाँ पे, ब्राचड़ अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, और आपका अंतिम विकल्प यहाँ पे मैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भी दे देता हूँ। ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अंतिम विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग संबंधी कुछ एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश नहीं दिया, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी का विकास होता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। पैसाची अपभ्रंश से विकसित भाषा है, तो कौन सी भाषा या बोली है जिसका पैसाची अपभ्रंश से विकास हुआ। तो मैंने आपसे कहा था कि अपभ्रंश के कितने क्षेत्रीय रूप थे, या अपभ्रंश के कितने रूप हैं, तो 7 रूप थे, उनमें से आपको पैसाची अपभ्रंश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी अपभ्रंश देखने को मिल जाएगी, पैसाची अपभ्रंश होगी आपका, ब्राचड़ अपभ्रंश होगी आपका, ठीक है, शोरछैनी अपभ्रंश हो गया, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद मागधी अपभ्रंश हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, और ये 3-4 हो गई। ठीक है, 5 अभी मुझे याद आ रही हैं, बाकी जब याद आएंगी तो आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इस पर स्टडी भी नहीं किया अच्छे से। ठीक है, अगला देखिए, ब्राचड़, ये अब ब्राचड़ आ गई दोस्तों। ठीक है, ब्राचड़ अपभ्रंश भी है कि ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित भाषा है। ठीक है, ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित है, तो दोस्तों हमारी लहंदा जो भाषा है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है, लहंदा और पंजाबी। ठीक है, पंजाबी भाषा से भी पूछा जा सकता है, तो पंजाबी और लहंदा जो भाषा है ये ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हैं। आपको ध्यान देना है इसके संबंध में, लहंदा और पंजाबी ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हैं। अगला देखिए, भारतीय भाषाएं कौन से परिवार की भाषाएं हैं, तुलु परिवार की, भारोपीय परिवार की, द्रविड़ परिवार की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषाएं जो है वो भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न जो थोड़ा अटपटा मैंने ही यहाँ पे प्रश्न बनाया, परंतु अटपटा जब अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे क्या बताना चाहिए। भारतीय, तो भारत में तो 2 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों, द्रविड़ परिवार की और भारोपीय परिवार की। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूछता कि हिंदी की जो भाषाएं हैं वो कौन से परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है, अगर इस तरह से होता तो भारोपीय परिवार आता। ठीक है, परंतु मैंने यहाँ पे संपूर्ण भारत को ले लिया दोस्तों, तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत या भारत की जो भाषाएं हैं, ठीक है, संपूर्ण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार भी आ जाएगा उनमें से, और भारोपीय परिवार भी आ जाएगा दोस्तों। दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं, उनमें से तमिल हो गई आपकी, तेलुगु होगी, मलयालम होगी और कन्नड़ हो गई। ये जो 4 भाषाएं हैं दोस्तों ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, भारोपीय परिवार के अंतर्गत जितनी भी संपूर्ण हिंदी की भाषाएं या बोलियां हैं वो आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाना चाहिए था।
ठीक है, परंतु यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी मैंने ही कर दी है, जब मैं समझा रहा हूँ तो मुझे एकदम से याद आ गया। अगला देखिए, इनमें से आकार बहुला भाषा या बोली है। तो दोस्तों आकार बहुला जो भाषा या बोली है वो आपकी हो जाएगी खड़ी बोली। ठीक है, अगला देखिए, लठमार भाषा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लठमार भाषा के नाम से हरियाणवी को जाना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, भरतपुरी, अंतर्वेदी, डांगी और माथुरी किस भाषा बोली की उपभाषाएं हैं। दोस्तों ये जो भाषाएं या बोलियां हैं ये दोस्तों आपकी व्रज की हैं। ठीक है, अगला देखिए, री के स्थान पर री का प्रयोग किस भाषा बोली की व्याकरणिक विशेषता है। 2 विकल्प आपके ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो ये ब्रज की विशेषता है दोस्तों। अगला देखिए, नाग भाषा, प्रश्न पूछा गया था दोस्तों एक बार ये, ठीक है, किसी परीक्षा में, तो आपको ध्यान देना है। नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, भाषामणि किस भाषा बोली के अन्य नाम है। तो दोस्तों ये जो अन्य नाम है ये ब्रज के हैं। ठीक है, अगला देखिए, खड़ी बोली की पहली परिमार्जित रचना कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे परिमार्जित रचना की बात की गई है, ना कि पहली रचना की बात की गई है। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल और भाषा योग वशिष्ठ। तो दोस्तों आपका विकल्प अंतिम सही है यहाँ पे, भाषा आयोग वशिष्ठ, क्योंकि खड़ी बोली की पहली परिमार्जित रचना, ठीक है, और पहले जो प्रतिष्ठित या परिमार्जित लेखक थे वो कौन थे दोस्तों, भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक है राम प्रसाद निरंजनी वो थी, और भाषा योग वशिष्ठ जो है ये खड़ी बोली की पहली परिमार्जित रचना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और वर्तमान में स्वीकृत भी है। और खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि की रचना है। ठीक है, कब हो न भड़ुआ गंग चढ़े, ठीक है, इस तरह की उनकी पंक्तियां जब उनको जो वो नूर जहाँ मरवार डालती हैं हाथी से। ठीक है, कब हो न भड़ुआ रण चढ़े, कब हो न बाजी बम्ब, सकल सभा जो प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ठीक है, इस तरह की पंक्तियां हैं उनकी, जब वो मरने लगते हैं, ठीक है, जब हाथी से कुचलवाया जाता है, तो उनका अंतिम ये छंद था, क्या था, कब हो न भड़ुआ रण चढ़े, कब हो न बाजी बम्ब, सकल सभा जो प्रणाम करी करे, विदा होत कवि गंग। इस तरह की पंक्तियां थी इनकी। ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देवकीनंदन खत्री ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्रीनारायण चौधरी प्रेम कहने से। दोस्तों अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था 1887 में। अगला देखिए दोस्तों, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो कौन थे दोस्तों, अमीर खुसरो। ठीक है, परिमार्जित लेखक कौन थे, तो राम प्रसाद निरंजनी थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, क। ठीक है, इसके नीचे नुक्ता भी आप लगा के चलिए। ठीक है, क, ख, ग, र और फ। ठीक है, ये वर्ण जो है, इन वर्णों के नीचे हिंदी में फारसी का जो नुक्ता लगता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का नुक्ता होता है। ठीक है, जो नुक्ता लगता है रखने की जो प्रचलन था, ये किसने चलाया था हिंदी में, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चलाया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने चलाया, राजा लक्ष्मण सिंह ने, या नवीर चंद्र राय ने चलाया। तो दोस्तों ये जो प्रचलन था ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है हिंदी में, और वर्तमान में ये प्रयोग भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों इन सारी चीज़ों का। अगला देखिए, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा, गिलक्रास्ट ने कहा, राहुल संकृत्य ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभी ने कहा। तो दोस्तों टकसाली जो भाषा है खड़ी बोली को गिलक्रास्ट ने कहा था। अगला देखिए दोस्तों, खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा। तो दोस्तों जनपदीय जो भाषा था खड़ी बोली को वो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था। अगला देखिए दोस्तों, खड़ी बोली को कोरबी भाषा किसने कहा था, बहुत आसान सा प्रश्न था, तो ये राहुल संकृत्यायन जी ने कहा। तो दोस्तों यहीं पे हमारे 70 प्रश्न ठीक हो रहे हैं, ठीक है, पूरे हो गए। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, और अगले हमारे प्रश्न इससे भी बेहतर होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कि आपको प्रश्न किस तरह के लगे, और अगला आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए या बोर्ड पे क्लास चाहिए, आप मुझे बता देंगे। अगर आपके पास समय हो, ठीक है, अगर आपके पास समय हो किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है, तो मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करते हुए और बहुत बेहतर तरीके से बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा। मैंने ये कहा है आपसे दोस्तों, मैंने कहा है कि हिंदी के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको हिंदी के संबंध में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपने शायद पहले कभी देखे हों या पढ़े हों, ठीक है, या सुने हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो आपको चैनल के साथ जुड़ना है दोस्तों। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब के आपका बहुत धन्यवाद, और अगर आप शेयर करना चाहो तो ये आपकी गुरु दक्षिणा भी मैं मान लूँगा। ठीक है, शेयर भी आप वीडियो को कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों।